ज़ियारत ऑपरेशन में कत्ल कर दिया गया है। उसमें बहुत से नाम थे। एक नाम ज़ईद बलोच के नाम से था कि ज़ईद बलोच नामी लड़का भी इसमें शहीद किया गया है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, जो उन्होंने ड्रामाबाजी रचाया हुआ था वो उनके लिए बायस शर्मिंदगी हुई। जो मेरे उल्टे हाथ पे बैठा हुआ है यही वो शख्स है जिसका नाम वो रचा रहे हैं ज़ईद बलोच के नाम से। इसका ताल्लुक़ मेरे ही ट्राइब से है, ज़हीर अहमद बंगुलज़ई। ये डिस्ट्रिक्ट मस्तून के लोकल हैं, इस टाइम खुशदार में रिहायशी पजीर हैं। इनका ताल्लुक़ एक पढ़े लिखे ख़ानदान से है। बाकी अपनी तफसीलात ये ख़ुद बताएंगे कि हम कैसे गया, कैसे वापस आए, कहाँ था मैं, कहाँ नहीं था। इसकी फैमिली भी अपनी मुख्तसर सी एक कहानी आपके सामने कहेगी अपनी, जो इनके साथ हुआ था। ये तो एक बहुत बड़े साने से गुजरे जो इनके साथ वाक़या पेश आया। जो अफसरदा था, इनको एक डेड बॉडी दी गई कि आपका ही बंदा है ज़हीर अहमद, जो ज़ियारत ऑपरेशन में कत्ल कर दिया गया है। इन्होंने परेशानी की हालत में पहचाना भी नहीं भी पहचाना, इसको उठा के यहाँ से इन्होंने उठाया। जो भी हमारे शरई कबायली चीज़ें होती हैं यहाँ से ले गया, जनाजा पढ़ाया गया, दफन किया गया, दफनाया गया। उसके बाद बाकायदा एक फातिहा लेना शुरू हो गए। उसके बाद जो इनको कॉल आया ज़हीर अहमद का, उसके बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हमारे साथ तो ये एक वाक़या हुआ है, हम क्या करें। तो फिर हम कुछ नोटेबल्स ने फ़ैसला किया कि हम इस चीज़ को मीडिया पे लाएंगे, जिसके लिए हमने आप सबको तकलीफ़ दी। बाकी बातें मैं अपने बाद में कहूँगा। इससे पहले ज़हीर अहमद अपना तारुफ भी कराएगा, अपने साथ होने वाले जो तमाम इसका ये मुश्किल सफ़र था उसका वाक़या बयान करेगा। जी ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग यहाँ पर आए, बहुत कलील वक्त में पहुँचे। ये जो वाक़यात हुई, जो एक इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में मैं छोटी सी तफसील आपको बताना चाहूँगा। एक परेशानी का अमल गुजरा है। तो दरअसल बात ये हुई कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली यूरोप में। क्योंकि मैं यहाँ से, जो मेरा ताल्लुक़ है बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, मैं रियल एस्टेट की बिज़नेस में हूँ। तो वहाँ मुझे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली यूरोप में। वहाँ पर ऑलरेडी मेरे एक दोस्त भी हैं, तो इससे कई बेहतर था। तो मैंने वीज़े के लिए अप्लाई की। वीज़े के जो प्रोसेस था उसमें वक्त लग रहा था, क्योंकि वक्त लगने की वजह से। How you doing today? Not too good, sir. You know, I'm homeless and everything. You know, brother. हाँ, जो अपॉर्चुनिटी था वो मेरे हाथ से जा रहा था। तो मैंने और दोस्त ने फैसला किया किसी भी तरीके से आप पहुँचो। पहुँचने के बाद कोई फिर तरतीब बना लेते हैं, फिर बाद में वीज़े का जो है वो कर लेते हैं। तो इसी दौरान मेरा जो राब्ता है एक एजेंट से हुआ, क्योंकि मेरा कोई उससे पहले कोई ऐसा तजुर्बा नहीं था कि मैं किसी एजेंट के थ्रू जाऊँ। तो मुझे मालूम नहीं था कि किस तरह है, जाना किस तरह है। मैं तो आसान तरीका ही समझ रहा था। तो एजेंट के थ्रू रब्ता हुआ, उन्होंने कहा आप पहुँचो नोशकी। तो चूँकि मैं 7 अक्टूबर था सुबह, तो यहाँ से हम निकले। निकलने के बाद मैं नोशकी पहुँचा। नोशकी पहुँचने के बाद वो जो एजेंट था उसने मुझे रिसीव किया। रिसीव करने के बाद हम चले गए कफ्तान चले गए। वहाँ से एक गाड़ी आई, मैं समझ रहा था अच्छी खासी गाड़ी होगी, थी जम्बाद गाड़ी, और उसमें और भी कुछ लोग थे। तो मुझे बिठाया। तो मैंने सवाल किया, यार ये कोई अजीब लग रहा है। खैर बैठ गए। फिर चलते गए, बॉर्डर से जब क्रॉस हो गए, रात का टाइम था। तो फिर उन्होंने कहा पैदल चलना है हमें। थोड़ा सा हमने पैदल सफ़र किया। पैदल सफ़र करने के बाद दूर से कुछ गाड़ियाँ आती नज़र आई, कि लाइटें वगैरह थी उनके। तो गाइड था, खुद भी हक्का बक्का हो गया कि भाई आप लोग भाग जाएं, कि आप सबको पकड़ लेंगे, ईरानी फोर्सेस है। तो मैंने कहा यहाँ पर हम कहाँ भाग सकते हैं भाई, ये तो रेगिस्तान है। तो कुछ भागे, फिर उन्होंने कुछ पकड़ा।
ہم بھی گنوں میں تھے. پھر اس کے بعد ہمارے پر انہوں نے ماسک ڈال دیا, پٹی مٹی ڈال کر لے گئے. پھر میں تقریباً جتنا بھی وقت تھا وہیں پر بند رہا. تقریباً یہ لگ بھگ 10 مہینے کے قریب ہو رہے ہیں, یا 9.5 مہینے 10 مہینے کے قریب ہو رہے ہیں, وہیں پر تھا بند تھا. باقی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا مجھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. باقی جو بھی تھا اللہ تھا. اس کے بعد جو تھا انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا, بھئی آپ کو رہا کر رہے, دوبارہ سے پٹیاں باندھ دی. تو میں سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں مار دیں گے. بتایا تو کچھ نہیں, ہاں ایک بندے نے بتا دیا چھوڑ رہے ہیں آپ کو, باقی انہوں نے نہیں بتایا. لہجہ سخت تھا. خیر انہوں نے پھر چھوڑ دیا مجھے بارڈر پر ایک بندہ تھا پہچان کا. میں نے کہا بھائی میں رہائشی ہوں کوئٹہ, کیونکہ میں کام کی بزنس کے حوالے سے میں کوئٹہ میں رہتا ہوں. تو انہوں نے کہا چلو میں آپ کو لفٹ دے دیتا ہوں, نوشکی تک مجھے جانا ہے. میں نوشکی تک آ گیا. نوشکی تک آنے کے بعد پھر نوشکی سے میں نے لفٹ لے لیا. ٹھیک ہے, گاڑی مجھے مل گئی, نمبر وغیرہ کسی کا مجھے یاد نہیں تھا. نوشکی سوار ہو کر شیخ واصل پر کراس پر ہوٹل ہے, وہاں تک پہنچ گیا. تو گاڑی والے سے میں نے موبائل لے لی, تو مجھے کال کرنا ہے. تو میرا ایک کزن ہے, ان کا نمبر مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو میں نے ان کو کال کر دی کہ بھائی آپ مجھے ریسیو کر لیں, میں آ گیا ہوں. باقی وہ پہنچے تقریباً 2-3 گھنٹے ہوئے یا اس سے لگ بھگ آس پاس. ریسیو کر لیا مجھے انہوں نے. ریسیو کرتے ہی وہ حیران ہو گئے. مجھے تو علم نہیں تھا کیا ہوا ہے کیا نہیں, پورا دنیا کیا مچا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے آپ کے لیے فاتح خوانی کر دیا ہے. ملے, گلے ملے, رونا شروع کیا انہوں نے. میں نے بھی کوئی ایموشنز ہوتے ہیں. پھر جب میں کہا اب کیا کرے, اب تو میں تو مر چکا ہوں, اب کیا کرنا ہے. میں چلتے ہیں بس. ہمارا جو بڑا ہے, ہمارے عزیز بھی ہیں سردار صاحب, اور ہمارے قبائلی لیڈر بھی ہیں, بلکہ قومی لیڈر ہے میں کہتا ہوں. تو کہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں سردار صاحب سے کیا بنتا ہے, کیا کرتے ہیں, آگے کیا کرنا ہے. تو پھر ہم نے پریس کانفرنس کرنے کے لیے سردار صاحب اور باقی کچھ لوگوں نے مشورہ دیا آپ کر لیں, تاکہ کچھ باتیں جو کنٹروورشل ہو گئی تھی تھوڑی سی کلیئر ہو جائے, تاکہ ایک متنازع باتیں ہوتے ہیں فضا میں گھومتے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. کیونکہ میں اپنا دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں, میں ایک تعلیم یافتہ بندہ ہوں, انجینئر ہوں, اور بس باقی میری پوری فیملی تعلیم یافتہ بندے ہیں, تمام کی تمام اچھی پوزیشنز پر ہیں. باقی ہمارے جو ہے نا, میں کسی تنظیم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, کسی ادارے کا میں خلاف نہیں ہوں, نہ ہی میں نے کسی ادارے کے خلاف کام کیا ہے, نہ کسی تنظیم, میرا کوئی کسی چیز سے تعلق نہیں رہا ہے. ہاں بزنس سے میرا تعلق ہے, کوئی میرے ساتھ بیٹھے تو میں بزنس کی باتیں اس سے کروں گا, ریئل اسٹیٹ کی باتیں کروں گا, باقی کسی اور چیز سے تعلق نہیں. اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو کہوں کہ اگر ہماری طرف سے, میری طرف سے یا میرے فیملی کی طرف سے اس دورانیہ میں جو بھی مطلب پریشانی کے عالم میں کچھ ہوا ہے, کسی کا دل آزاری ہوا ہے, کسی ادارے کے دل آزاری ہوا ہے, چونکہ ہمارے ادارے ہیں, ہمارا ملک بھی ہے, تو یا کسی شخص کا, کسی بھی انسان کا کوئی بھی, تو دل سے ان سے معذرت کرتے ہیں, تو دل میں نہ لیں. باقی ایک اور بات میں آپ کو میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کا جو عظیم رب ہے. اس دن کے لیے بھی میں شکر ادا کرتا ہوں جب میں اس دنیا میں پیدا ہوا, اس دن کے لیے شکر ادا کروں گا جب میں مروں گا, اور اس دن کے لیے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا سے الگ کیا, اور اس دن کے لیے میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا, اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے لایا. بہت شکریہ. یہ رب کا شکر ہے. شکر الحمدللہ آپ سب لوگوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ظہیر کا بڑا بھائی ہوں. تو جب ظہیر 7 اکتوبر کے بعد منظر عام پر نہیں تھے تو ہم لوگ اسی اسنا پریشان تھے 2-3 دن تک. اس کے بعد ہم لوگوں نے تھانہ زرغون میں FIR کر دیا. تو ہم لوگوں نے جو بھی قانونی چارہ جو یہ ہوتا ہے وہ کر لیا. ہم نے کہا لاپتہ بندہ ہے تو اس کے لیے جو اداروں سے, لوگوں سے, جو بھی ہائر اتھارٹیز ہے سب سے رابطہ کیا جائے, ان کے بارے میں پتہ کیا جائے. تو 18 تاریخ کو
शाम कहा कि हॉस्पिटल से आप लोग अपने भाई का बॉडी लेके जाएं। तो हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ पे बॉडी हमने देखा, उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ थे बॉडी में। तो ये जैसे नाक का निशान है और ये आईब्रोज का कट है, ये सारा हम लोगों ने उस सिमिलरिटीज़ से हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया है। और उसके बाद कुछ वहाँ पे वो दूसरे एक्सपर्ट्स थे मेडिकल, उन्होंने कहा यार हम लोगों का फील्ड है, बंदा आप लोगों का है। तो हम लोग और कुछ लोग आए, हमें कहते हैं हम लोग कहा कि भी अपना आप लोगों का बंदा है, इसको ले जाए। तो उस टेंशन के माहौल में हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया एज ए अपना भाई। हम उसको लेके गए, अपना कबायली हिसाब, अपना शरई हिसाब से उसकी इज़्ज़त से तदफीन की और फातिहा लेना शुरू किया हम लोगों ने। तकरीबन 7-8 दिन हम लोगों ने फातिहा लिया। तो 7-8 दिन के बाद अभी एक दिन पहले तो फ़ोन आया मेरे कज़न का, यूसुफ भाई का, कि आप कोयटा में मुझसे मिलो, लाजमी काम है। जब हम लोग उन्होंने कहा सरदार साहब के आप बैठक पे आ जाए, हम लोग आ गए। तो देखा हमारा भाई इधर ही बैठा हुआ है। तो ये तो है हमारे लिए एक मौजूदा साबित हुआ। हम भी हैरान हो गए और हम लोगों ने फातिहा करके बैठ गए। लोगों इस दौरान लोगों का दिल आज़ारी हुआ। अगर किसी ने हमारे नाम से किसी दूसरे का दिल आज़ारी किया तो इसके लिए हम लोग माजरत चाहते हैं। बाकी जो भी हो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा भाई ज़िंदा सलामत आज हमारे पास है। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे इस बात को, दुनिया को उसी अमानत के तरीके से पहुँचा दी। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम खुर्शीद। ये बड़ा भाई है ज़हीर अहमद का। यूसुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़हीर बंगूज़ी का कज़न। आप लोगों को सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आए, हम लोगों को टाइम दिया। आप लोगों को बखूबी वाक़या ज़ियारत का वाक़या जो पेश आया सबको पता है। और इस दौरान सब लोगों ने हम लोगों एक दफ़ा कॉल आया हम लोगों पर कि ज़हीर का वो डेड बॉडी रखा हुआ है सिविल हॉस्पिटल में। तो मैं और खुर्शीद और दूसरे मेरे कज़न थे नहीं, चले गए हॉस्पिटल। वहाँ पे हम लोगों ने पहचानने की बहुत कोशिश की लेकिन पहचान नहीं सके। तो पहचान नहीं सके। कुछ और लोग आए, बोलो कि भाई आप लोगों की बॉडी है, ये ज़हीर बलोच है। कुछ निशाना दिखाई दे रहे थे, बस हम लोगों ने यकीन कर लिया। परेशान भी थे हम लोग, बस उठा दिया और गुजार ले गए। तो वहाँ पे हम लोगों ने फातिहा पानी की 7 दिन। अचानक ज़हीर का मुझे कॉल आया कल। मैं हैरान हो गया। कहता है मैं आया हूँ, मस्तूंग में हूँ। तो मैं यहाँ से चला गया ज़हीर को उठाने मस्तूंग से लाया। उसको मैंने पूरा वाक़या बताया कि भाई हमने आपकी फातिहा ख़्वानी पढ़ी है और हम आपको तो फौत हो चुके हो, ये सिस्टम हुआ है। फिर मैंने कहा चलो सरदार साहब के पास चलते हैं, ये मशवरा करते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आप मंजराम पर आ जाओगे। तो फिर हम लोग सरदार साहब के पास आ गए और मशवरा किया। बस आप लोगों का थैंक यू। जैसे कि आप लोगों ने ज़हीर अहमद बंगूज़ी और इसकी फैमिली की बातें सुनी, मेरा ख्याल है इसके बाद तो टाइम की ज़रूरत नहीं है जो कि इन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है। अभी रिसेंटली कल परसों मैंने देखा इसी सोशल मीडिया पे एक जुडिशल कमीशन बनाया गया है। हम बिल्कुल इसकी हिमायत करते हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ उस गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, अदलिया से, कि सिर्फ इन चंद अफराद के लिए जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाए। जुडिशल कमीशन बनाना है तो ज़ियारत के मुकम्मल वाक़या पे बनाओ कि पाकिस्तान के शरीफ फैमिली एक फ़ौजी ऑफिसर को उसके फैमिली बच्चों के सामने उठा के उसके रिश्तेदारों को ले जाया जाता है, उसके बाद उसकी मसशुदा लाश मिलती है। जुडिशल कमीशन बनाया जाए कि भाई इनको क्यों उठाया गया, इनका जुर्म क्या था। उसके बाद जो बंदे मारे गए हैं जुडिशल कमीशन में, सबसे पहले तो ये मैनेजमेंट तहकीक की जाए कि आया वाकई ये लापता है या नहीं है। जो ज़हीर अहमद का कहानी है आज आपके सामने है, जिंदा सलामत बैठा हुआ है, जिसके फैमिली ने 8-10 दिन से इसकी फातिहा ले रहे। चलो फैमिली है परेशानी में, किसी को डेड बॉडी दी जाती है, वो फातिहा भी लेता है, वो रोता भी है, वो परेशान भी होता है, वो पिटता भी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन अफराद से
जिन्होंने इनके फैमिली के बगैर, इनके परमिशन के बगैर, इनकी कोशिशों के बगैर, कहने के बगैर ज़हीर अहमद बंगलूदी का तस्वीर लेके रोडों पे हफ्ते से बैठे हुए हैं, तमाशा बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं अपने उन भाइयों से, उन बहनों से, उन माँओं से कहना चाहता हूँ कि खुदारा एक बलूचिस्तान को एक दफ़ा फिर आग में मत आप लोग घुसाएँ। हमारा एक फ्यूचर है, बलूचिस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल है, हमारा मंजिल बहुत आगे हमने जाना है। हमारा सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हैसियत रखता है, हमारा सूबा मालामाल से भरा हुआ है। दुश्मन ममालिक जो पाकिस्तान दुश्मन है, उनकी नज़रें इस टाइम बलूचिस्तान पे हैं, हमारे वसाइल पे हैं, हमारे मादनियात पे हैं, हमारे साहिल व समंदर पे है। उनके बातों पे ना आए, बाकी मफादात पे ना करें। चंद अनासिर हैं जो ये तहरीर चला रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये मिसिंग पर्सन के हवाले से कैंपेन कर रहे हैं, इनको बाहर से फंडिंग हो रहे हैं। जुडिशल कमीशन बनाना है तो सबसे पहले मैं खुद ट्राइबल हेड के अलावा, सियासी आदमी के अलावा एक बिजनेसमैन भी हूँ। फिर उसके अलावा सबसे पहले तो ये कमीशन बनाया जाए कि जो कोयल माइनर ओनर्स हैं, इनसे ये दहशतगर्द तंजीमें भत्ता लेते हैं, पर टन पैसा लेते हैं, ये किस मद में लेते हैं? आप कौन सी आज़ादी लड़ रहे हैं? आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अब तो इन्होंने नया ड्रामा रचाया हुआ है, जितने कानून काम कर रहे हैं पर हेड इन्होंने 1000 रखा हुआ है। जो मजदूर हमें पर मंथ 1000 रुपये नहीं देगा, हम उसको कत्ल कर देंगे। 2021 मई में आप लोगों को पता हो, मार्गट में एक फोर्सेस के कैंप पे हमला किया गया, वहाँ से एक बिलाल नामी सिपाही को उठाया गया। चंद दिन बाद एक वीडियो जारी होता है, कुछ मुसल्ला लोग दहशतगर्द पहाड़ों में बैठे हुए हैं, एक अदालती कार्रवाई चला रहे हैं अपने बोगस। उसमें बाकायदा वो अपने गवाहान पेश करते हैं, बिलाल नामी उस FCT सिपाही को सज़ाए मौत दी जाती है, सज़ा सुनाई जाती है, उसके बाद सज़ाए मौत दी जाती है। मैं इस अदलिया से कहता हूँ, इस रियासत के वारिसों से कहता हूँ, इस टाइम मौजूद गवर्नमेंट से कहता हूँ, इसका जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आया उस बिलाल सिपाही को आपने किस आइन के तहत उठा के फांसी की सज़ा दी? एक रियासत के मौजूद होते हुए आप दूसरी अपनी रियासत कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहिए कि जो बंदे लापता हैं, आया वो वाटी लापता हैं। शायद पिछले साल एक वाक़या हुआ था कराची स्टॉक एक्सचेंज में, जो दहशतगर्द वहाँ मारे गए, उनके बारे में यही कहा जाता था कि ये लोग मिसिंग पर्सन है, जो बात मज़ेदार पे है। ज़ियारत वाक़े में भी मैंने आप मीडिया के तवज्जुह से एक वीडियो देखी मैंने, जिसमें बाकायदा एक ऑपरेशन हो रहा है, कुछ बंदे सरकार के मुसल्ला उठाए हुए हैं, लड़ रहे हैं सिविल ड्रेस में, बाद में उनकी तस्वीरें मैच की जाती हैं। और जो मरने वाले लोग हैं, जो उस वीडियो में लड़ने वाले लोग हैं, वो तो सेम हैं। तो कैसा? और इसके अलावा इसी ऑपरेशन में मेरा ख्याल है एक फ़ौजी मारा गया, जो मैंने आपके तवज्जुह देखा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, यहाँ से कुछ सहाफ़ी बिरादरी ने उनका जनाजा भी अटेंड किया है। अगर ये ऑपरेशन ना होता तो आया कौन अपने बंदे को मारता है? हम नहीं समझते। मैं आपको तो कहना चाहता हूँ कि ये ड्रामाबाजी बंद किया जाए। हमारे नौजवानों के, हमारे माँओं बेटियों को, हमारी बहनों को रोडों पे ना बिठाया जाए अपने मफादात की खातिर, अपनी सियासत की खातिर। मैं एज़ आ बलोच सरबराह की हैसियत से मैं अपने बलोच कौम से ये करता हूँ कि हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है, दुश्मन ममालिक के हाथों इस्तेमाल ना हो। इन चीज़ों को आप रिजेक्ट करें। हमारी नए नस्ल को तबाह की जा रहा है, हमारी नई नस्ल तबाह किया जा रहा है। अभी देखने में आपने देखा होगा, चंद सालों से हमारे बलूचिस्तान के नौजवान बलोच, पश्तून या रहने वाले दिगर कबाइलों के बच्चे पाकिस्तान के अच्छे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं। ये चीज़ दुश्मन को टुटक रहा है। उसने देखा और कुछ ना हो रहा कि इन नौजवानों को इस चीज़ में बरगलाया जाए, और वो अब कामयाब हो गया, क्योंकि हमारे मासूम लोग हैं, हमारे सादा लोग हैं, जैसे फैमिली आपके सामने बैठी हुई है। इनके बंदों को इनके कहने के बावजूद, इसरार तटा के बावजूद इनको उठा दिया कि आपका बंदा यही है, आपका बंदा लापता था, आपके बंदे को फोर्सेस ने उठाया, आपके बंदों को एक बोगस और 2 नंबर ऑपरेशन में मारा गया। आज बंदा आपके सामने जिंदा सलामत है, वो अपनी ज़ुबानी ये चीज़ें कह रहे हैं। तो लिहाजा ये मुल्क हमारा है, इसके साथ आप ना खेलें। मैं अपने माँ बहनों से भी कहता हूँ, जो आपके असल लापता हैं
ان کی تحقیق کرائیں. اس مشن پہ ہم بھی اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہیں. اگر کسی کو غلط گمشدگی کیا جاتا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, لیکن سب سے پہلے واضح تو ہو کوئی اصل لاپتہ ہے یا نہیں ہے. یہ ہمارے لاشوں پہ سیاست کیا جا رہا ہے, ہمارے نوجوانوں پہ سیاست کیے جا رہے ہیں. تو ان سب کو جو ان کی ڈرامہ بازی ہے ہم ان کو کنڈم کرتے ہیں. ہم اس سارا جو پروپیگنڈا ہے ہم جوڈیشل کمیشن عدلیہ سے بھی کہتے ہیں کہ تحقیق کرائی جائے. ہم چند دن بعد انشاءاللہ اپنے اس نوجوان کو عدلیہ میں بھی لے جائیں گے, ہم دکھائیں گے. ہم صاف ہیں, یہ تعلیم یافتہ فیملی ہے ماشاءاللہ, ان کے بھائی اچھے اچھے پوسٹوں پہ ہیں, اچھے اچھے عہدوں پہ ہیں. باقی جو ڈیڈ باڈی انہوں نے دفنائی ہے ظہیر احمد سمجھتے ہیں, ظہیر احمد برگوزی کے ایک بھائی ڈاکٹر بھی ہیں, ڈاکٹر بشیر احمد, تو انہوں نے مجھے آج بتایا کہ اس کے ہم نے کچھ بال جو میڈیکلی ہوتے ہیں وہ ہم نے لیے ہوئے ہیں. کسی کو بھی شک کو ڈی این اے کے لیے ضرورت ہو تو انشاءاللہ ان کے پاس اویلیبل ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی طرح وہ اویلیبل ہیں, وہ آپ کو یہ فیملی پرووائڈ کر دے گی. بہت شکریہ آپ لوگوں سے. سر ایک منٹ, میں غلام حیدر ویٹ بات کریں. سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ کہ اس اہم ایشو پہ تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا سننے کا.